हेलो, नमस्कार बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय का अर्थ है संग्रह। एक सीधा सा अर्थ है इसका संग्रह, तो हम लिख लेते हैं संग्रह है। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम कलेक्शन। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कलेक्शन देखते हैं, जैसे ताश की गड्डी, नदियों का समुच्चय, भारत की नदियों का समुच्चय, या भारतीय क्रिकेट टीम, या हम ऐसे में बात करें तो संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इस तरह बहुत सारे समुच्चय। समुच्चय का मीनिंग ही ये होता है संग्रह। आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं संग्रह। नदियों का संग्रह है, भारत की नदियों का संग्रह है। तो कुछ संग्रह की हम विस्तार से चर्चा यहाँ कर लेते हैं। पहला संग्रह हम लेते हैं सौर परिवार। अगर सौर परिवार की बात करें हम, तो सौर परिवार में क्या क्या, सौर परिवार के अंतर्गत हमें क्या क्या लेना होगा, कौन कौन से वस्तुएं आएंगी। सौर परिवार उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हीं का संग्रह हम सौर परिवार के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों का संग्रह। कौन कौन से आकाशीय पिंड होंगे? 8 ग्रह हो जाएंगे और बहुत सारे धूमकेतु जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन सबको भी हम इसमें शामिल करेंगे। सौर परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो आपसे अगर संग्रह बनाने के लिए कहा जाए, बताइए आप सौर परिवार में किन किन को शामिल करोगे? तो आप कहेंगे ग्रहों को शामिल करेंगे, हम धूमकेतु को शामिल करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे कहा जाए संग्रह बनाने के लिए, तो भी मैं इनको शामिल करूँगी, ठीक है। यानी हमारे द्वारा या आपके द्वारा बनाया गया संग्रह एक ही है। एक और संग्रह की हम चर्चा करते हैं, सप्तऋषि मंडल तारा। सप्तऋषि मंडल तारों का संग्रह। बच्चों, आप रात में नॉर्थ साइड में देखते हैं, जो इस पोजीशन में 7 तारे आपको दिखाई देते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारे, 7 तारे। यानी आप संग्रह में इन्हीं तारों को शामिल करोगे। आपके द्वारा अगर संग्रह बनाने के लिए कहा जाए, तो आप इन्हीं तारों को शामिल करोगे। मेरे द्वारा संग्रह बनाने के लिए कहा जाए, तो मैं भी इन्हीं तारों को शामिल करूँगी। हम इस स्टार को नाम दे देते हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7। अर्थात हमारे संग्रह में कौन कौन से स्टार शामिल होंगे? S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7। ये सारे हमारे संग्रह में शामिल होंगे। अर्थात मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये 7 स्टार इस संग्रह में शामिल होंगे। आप भी निश्चित रूप से प्रत्येक स्टार के बारे में कह सकते हो कि ये संग्रह में शामिल होंगे। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं, प्रश्नावली 1.1 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
तो आप एक सूची बना लेंगे प्रश्नों के संग्रह की। मान लीजिए उसमें 11 प्रश्न हैं, तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ तक लिखेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 11 तक। आपसे अगर संग्रह बनाने के लिए कहा जाए तो आप भी यही संग्रह बनाएंगे, और मुझे अगर संग्रह बनाने के लिए कहा जाएगा तो मैं भी यही संग्रह बनाऊंगी। अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह संग्रह में शामिल होगा। मैं भी कह सकती हूँ निश्चित रूप से कि यह संग्रह में शामिल होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन के बाहर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये संग्रह में शामिल नहीं होंगे। इस तरह के हमें बहुत सारे संग्रह दैनिक जीवन में या हमारे मैथ्स में देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स में लेकिन हम गणित में उन्हीं संग्रहों की चर्चा करेंगे जो आपके द्वारा बनाए गए संग्रह हो, मेरे द्वारा बनाए गए संग्रह एक हो, यानी सबकी नज़र में एक हो। तो गणित में हम ऐसे संग्रह कौन कौन से होंगे? ये वाला होगा एक संग्रह, आपके द्वारा मेरे द्वारा बनाया गया, ये भी वही है, ये भी वही है। अच्छा, कुछ ऐसे संग्रह भी हैं जो आपके मेरे नज़र में बनाए गए संग्रह अलग अलग हो। एक उदाहरण लेते हैं। भीड़, भीड़ का मीनिंग क्या है? व्यक्तियों का एक समूह, उसी को हम भीड़ कह देते हैं। अगर आपके को कहा जाए कि एक भीड़ को आप लेकर आइए, यह एक भीड़ कुछ कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है, तो आपको एक भीड़ को इकट्ठा करना है, तो आप हो सकता है बालकों के समूह को ले जाएं। और अगर मुझे कहा जाए तो मैं बालक बड़े सबको शामिल करूं, यानी आपके द्वारा बनाया गया संग्रह और मेरे द्वारा बनाया गया संग्रह अलग अलग होगा। भीड़ की अपनी कोई मंजिल, अपनी कोई दिशा नहीं होती। यानी अगर हम भीड़ का कोई संग्रह बनाएं तो हमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के संग्रह बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की फीलिंग उससे जुड़ी हुई होगी। व्यक्ति अपनी भावना के आधार पर किसी को भी भीड़ में शामिल कर सकता है। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। तो मैथ्स में हम उन्हीं संग्रह की चर्चा करेंगे जो आपके या मेरे द्वारा बनाए गए संग्रह एक हो। ऐसे संग्रह को हम मैथमेटिकली समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय की सबसे पहले परिभाषा जॉर्ज कैंटर ने दी। समुच्चय की क्या परिभाषा है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित से मीनिंग हमारा यह है कि अच्छे से परिभाषित। अच्छे से परिभाषित संग्रह यानी आपकी नज़र में बनाया गया संग्रह, मेरी नज़र में बनाया गया संग्रह एक हो। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संग्रह में जो वस्तुएं शामिल हो रही हैं उनके बारे में आप और हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वो संग्रह में शामिल होगी। और संग्रह के बाहर जो वस्तुएं हैं उनके बारे में आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वो संग्रह में शामिल नहीं होगी। अब हम समुच्चय की परिभाषा तो हमने पढ़ ली। समुच्चय को दुनिया में रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको कैसे दर्शाएं? समुच्चय को दर्शाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट कहते हैं। सेट को दर्शाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा लिस्टिंग मेथड। सेकंड है प्रॉपर्टी के आधार पर, PROPERTY, प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं
इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टी यानी गुण। लिस्टिंग मेथड, इसी को आप इंग्लिश में तो मैंने लिख दिया, हिंदी में क्या कहोगे, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं हम इसे, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। यदि समुच्चय के अंतर्गत आई हुई वस्तुओं को हम सारणी या सूची के रूप में लिख डालें तो सारणीबद्ध रूप कहलाएगा, और समुच्चय में आई हुई वस्तुएं जो एक विशेष गुणधर्म का पालन कर रही है, उस विशेष गुणधर्म को हम कथन के रूप में लिख दें तो वो हमारा समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए। अब इसके भी हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप एक साथ समझ में आए। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं गणित में संख्याओं का। 4 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चार से कम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात हम करें तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि प्राकृत संख्या हो लेकिन 4 से कम हो। तो आप इसमें कौन कौन सी संख्याओं को आप शामिल करोगे? 1, 2 एंड 3 को शामिल करोगे। अब हमने इसमें शामिल तो कर दिया, लेकिन इन्हें पैक फॉर्म में भी रखना होगा। बच्चों, जब आप स्कूल आते हो तो पुस्तकें आप हाथ में तो नहीं लेके आते, उन्हें पैक फॉर्म में बैग में लिख कर आते हो। तो हमें इसी तरह से समुच्चय को पैक फॉर्म में लिखने के लिए मजले ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, मजला ब्रैकेट। तब ये सेट के रूप में माना जाएगा। यानी सेट के रूप में दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मजले ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे। हाँ, 4 से कम हमने ये लिखा तो इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिख के हम इसे एक नाम दे देते हैं। क्या लिखते हैं? A बराबर 1, 2, 3। अब इसमें आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जो भी आपके पास नंबर आ रहे हैं, आने वाले नंबर हैं या फिर आने वाले नंबर हो सकते हैं, कोई वैल्यूज़ हो सकती है या कोई कथन के रूप में कुछ लिस्ट हो सकती है। इन सभी को आप क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। अर्थात ये समुच्चय का अवयव कहलाएगा 1, ये भी समुच्चय का अवयव कहलाएगा, ये भी समुच्चय का अवयव कहलाएगा। इस समुच्चय में 3 अवयव हैं। इंग्लिश में आप इसे क्या लिखेंगे? एलिमेंट। यानी इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3। जनरली हम कैपिटल लेटर ए से दर्शाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे समुच्चय आप बना सकते हैं। तो ये हमने लिखा सूची के रूप में, सूचीबद्ध कर दिया। प्रत्येक अवयव को लिखते गए और हम सूचीबद्ध करते गए। सूचीबद्ध करने का मीनिंग ये है कि आप प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक नंबर को जो कि इस समुच्चय से संबंध रखता है वो आप लिखते जाएं और कोमा लगाते जाएं। तो ये कहलाएगा हमारा सारणीबद्ध रूप। तो हमने समुच्चय को किस रूप में लिखा?
सारणीबद्ध रूप में। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये समुच्चय का सारणीबद्ध रूप। अब इसे ही हम दूसरे रूप में कैसे लिख पाएंगे? दूसरा रूप कौन सा है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म, अर्थात प्रॉपर्टी के आधार पर हम कैसे लिखेंगे। प्रत्येक अवयव का एक विशेष गुणधर्म होता है जिसके आधार पर हम इसका दूसरा रूप लिख पाएंगे। तो क्या है प्रत्येक अवयव का क्या है विशेष गुणधर्म? यह है कि ये 4 से कम है। अगर 1 के बारे में मैं बात करूं तो ये 4 से कम है। एलिमेंट 2 क्या है? 4 से कम है। 3 भी क्या है? 4 से कम है। ये किसकी विशेष प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो सभी जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसको जनरली हम एक वेरिएबल, एक चर x से प्रदर्शित करते हैं। तो सारे अवयव जो भी हैं, अवयवों को जब हम सेकंड फॉर्म है ना, फर्स्ट सारणीबद्ध रूप है और सेकंड हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में जब हम इस सेट को लिखेंगे तो अवयव को हम क्या नाम देंगे? x नाम देंगे, x चर का नाम देंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे a बराबर x, कॉलन के साइन का यूज करेंगे। कॉलन से पहले आप वो नंबर लिखते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं वो कॉलन के बाद में लिखा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से कम है, जो 4 से कम है। इसको कॉलन पढ़ना थोड़ा अकवर्ड सा लगता है, इसीलिए आप इसे क्या रीड करेंगे? x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से कम है। अर्थात हमें दोनों रूप हमने देख लिए। 4 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3, ये हमारा कौन सा रूप हुआ? सारणीबद्ध रूप, या हम इसे कहेंगे लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म, और इसी क्या कहेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं हम। एक उदाहरण थ्री 6 9 12 आपके सामने लिखा गया है। ए बराबर, ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है ये? समुच्चय का कौन सा फॉर्म है? ए बराबर ये लिखा हुआ समुच्चय का लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड है, समुच्चय का सारणीबद्ध रूप है ना। तो समुच्चय के सारणीबद्ध रूप में हम ये देखेंगे कि प्रत्येक अवयव का एक विशेष गुणधर्म क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 का पहाड़ा ये लिखा हुआ है 12 तक। पहाड़ा क्या होता है? संख्या का गुणज। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 1 2 3 4। ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4। ये आपके पास में अचर है, तथा जो चेंज हो रहा है उसे एक नया वेरिएबल, नया चर n नाम दे देते हैं। मैं साइड में लिख देती हूँ। 3 के साथ में गुणा में है n,
n के बारे में आपको बताना होगा कि n क्या है। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 2 3 4, यानी n कहाँ से कहाँ तक है? 4 तक है। या पहले मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, हिंदी में लिखूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। n का मान 1 के बराबर व 4 के बराबर बीच में स्थित है। या इसको ऐसा ना लिखे, ऐसा लिख सकते हो आप, n का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा व 4 के बराबर व 4 के बराबर व 4 से छोटा है। ये लिखना ज़्यादा तर्कसंगत होगा। आप n लिखें और 1 के बराबर, इसको लिखने का तरीका यह है, असमीका का साइन प्रयुक्त करोगे, n पढ़ोगे कैसे? n बड़ा है, बराबर है 1 के, n छोटा है या बराबर है 4 के। n बड़ा है 1 से या बराबर है, n छोटा है 4 से या बराबर है, यानी n के हमें कितने मान मिलेंगे? 4। हाँ, ये और बताना होगा आपको कि n किससे संबंध रखता है। n बिलोंग्स टू n। आप क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू n। एक और आपके पास सिंबल आया, n बिलोंग्स टू n। इसे अब अभी हम समुच्चय में ले लेंगे कि क्या, इसे क्या कहेंगे हम? n संबंध रखता है n से, नेचुरल नंबर से। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? 1 से, है ना। ये ज़रूर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 4 के बीच में अगर आप संख्याएं लेंगे तो हो सकता है वास्तविक संख्याएं आप ले लें, इसलिए आपको ये शर्त ज़रूर लिखनी होगी। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम, इसी को रोस्टर फॉर्म में आप, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बराबर 3n, और कॉमा लगा दें आप, और n बड़ा है, बराबर है 1 के, छोटा है, बराबर है 4 के, n बिलोंग्स टू n। इस तरह से लिखेंगे। हाँ, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि x, इंग्लिश में आप इसे क्या पढ़ेंगे? सच दैट। हिंदी में हम इसे क्या पढ़ेंगे? इस प्रकार। ओके, x सच दैट x बराबर 3n, n 0 से बड़ा, 5 से छोटा, n बिलोंग्स टू n। क्या लिखा हमने? n 0 से बड़ा और 5 से छोटा है, अर्थात 0 से बड़ा नेचुरल नंबर हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 0 से बड़ा, 0 से बड़ी प्राकृत संख्या हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। और 5 से छोटी प्राकृत संख्या हमें क्या मिलेगी? 4। यानी इसके बीच में आपको n का मान रखना है। n का मान क्या आएगा? 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 लिखते जाएं तो आपको कौन सी फॉर्म मिल जाएगी? रास्टर फॉर्म मिल जाएगी, है ना। आप यहाँ से इस फॉर्म की तरफ कैसे मूव कर सकते हो वो भी हम देख लेते हैं।
मान लीजिए आपको यही दिया हुआ है, तब आप इससे रोस्टर फॉर्म कैसे बना पाओगे? सबसे पहले आप ये लिखोगे, इसका प्रतिबंध लिखोगे, और आप सोचेंगे कि n का मान क्या क्या आ रहा है। n 0 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, यानी n का मान मुझे 1 2 3 4 मिलेगा। ओके, तो फिर आप एक एक करके मान रखते जाएं। 3 × 1 3 मिल गया। x का मान अगर आपने 2 रखा, n का मान 2 रखा तो 6 मिल गया। इस तरह से 3 6 9 एंड 12 सभी मिल जाएंगे हमें, यानी आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। या समुच्चय निर्माण रूप से आपके पास में कौन सा रूप मिलेगा? सारणीबद्ध रूप मिल जाएगा। सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप मिल जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप लिखा जा सकता है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। आगे हम देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं हम ऐसा ही। ज्यामिति का उदाहरण ले लेते हैं हम इस बार। ज्यामिति के उदाहरण में मैं समुच्चय निर्माण रूप लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं समुच्चय निर्माण रूप की बात कर रही हूँ। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप हमारा क्या कहता है कि आपको किसी भी एलिमेंट्स को आपको किस रूप में लिखना है? x के रूप में दर्शाना है। तो मैंने एक समुच्चय लिखा b, एक समुच्चय मैंने लिखा b बराबर x इस प्रकार है कि x xy समतल में वृत्त है। xy समतल में वृत्त, x आपको इस तरह से लेना है कि आप xy समतल में जो भी वृत्त बना सकते हो, उन सभी का समुच्चय आप, उन सभी का संग्रह आप इस समुच्चय में लिख सकते हो। तो वो कौन कौन से वृत्त होंगे? यही मान लीजिए आपका xy प्लेन है, ये xy प्लेन बोर्ड है आपका, ये बोर्ड अनंत तक फैला हुआ है। इस साइड से चले, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई यानी ये अनंत तक फैला हुआ है xy प्लेन। अब इस प्लेन में अगर आप सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ एक वृत्त r1 त्रिज्या लेकर, एक वृत्त बना देती हूँ r2 त्रिज्या लेकर, इसी तरह से एक वृत्त बना देती हूँ r3 त्रिज्या लेकर। ठीक है, बहुत सारे एक ऐसे वृत्त बना सकते हो। तो आप ऐसे कितने वृत्त बना सकते हो? अनंत वृत्त बना सकते हो। अनंत वृत्त को दर्शाना लिस्टिंग फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में दर्शाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम इनको r1 r2 r3 से प्रदर्शित तो कर ही सकते हैं। तो मैंने इसका समुच्चय निर्माण रूप तो है ही, मैंने इसको लिस्टिंग मेथड या सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा? सारणीबद्ध रूप b बराबर r1 r2 r3। ऐसे कितने वृत्त होंगे? अनंत वृत्त होंगे। सारे मैंने लिख दिए। इसी तरह से आप ज्यामिति में और क्या उदाहरण ले सकते हैं? समुच्चय निर्माण रूप, अगर xy प्लेन में बहुत सारी हम रेखाएं खींचे, उन रेखाओं का एक संग्रह लें, तो क्या उसे भी हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? x such that x
XY समतल में एक रेखा है। रेखा कहाँ खींची गई है? XY समतल में। XY समतल में अगर रेखा खींची गई है, जैसे इस तरह से रेखा बना सकते हो आप, L1 रेखा, L2 रेखा, L3 रेखा, बहुत सारी रेखाएं आप बना सकते हो अलग अलग माप की। तो ऐसे अनंत रेखाएं बनेगी। इन अनंत रेखाओं को हम सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? सारणीबद्ध रूप। L1 नाम दे दिया हमने रेखा का, L1, L2, L3 एंड सो ऑन। अनंत रेखाओं को आप 3 डॉट से ही प्रदर्शित करोगे, एंड सो ऑन, बहुत सारे रेखाएं। इस तरह से आपने देखा कि हम ज्यामिति में समुच्चय निर्माण रूप या सारणीबद्ध रूप दोनों ही रूप काम में आते हैं। यानी समुच्चय का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है या कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। समुच्चय मैथ्स में भी यूज किए जाते हैं, दैनिक जीवन में भी यूज किए जाते हैं। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम और कुछ उदाहरण लेते हैं। भारत की नदियों का समुच्चय। सबसे पहले हम कौन सा रूप लिखने जा रहे हैं? लिस्टिंग मेथड या सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप में आप क्या लिखोगे? भारत की नदियों का समुच्चय नाम दे दीजिए आप इसे, D से नाम दे दीजिए और लिखते जाइए सभी नदियाँ, कावेरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, डैश डैश, और भी बहुत सारी नदियाँ हो सकती है। यहाँ मैंने 3 से ज़्यादा डॉट आप लगाएंगे, यानी ये अनंत तक तो नहीं है। इनकी लिस्टिंग आप कर सकते हो, बता सकते हो। प्रत्येक नदी के बारे में आप कह सकते हो, निश्चित रूप से कह सकते हो कि ये भारत की ही नदी है। मान लीजिए मैं नील नदी को शामिल करना चाहूँ तो क्या शामिल कर पाऊँगी? बाहर जो नदी है नहीं, यानी ये समुच्चय का ही उदाहरण है। अब इसे आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यानी समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? सभी नदियाँ क्या है? भारत की नदी है। यहाँ से देखिए आप हेडिंग, भारत की नदियाँ। यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि प्रत्येक नदी क्या है? भारत की नदी है। तो आप इसे x से, वेरिएबल से बताएंगे नदी को, x सच दैट x भारत की एक नदी है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जो कि हम समुच्चय निर्माण में या रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, या हम कहें कि वो समुच्चय ही नहीं है। ऐसे कौन कौन से संग्रह हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा भारत, आप एक उदाहरण ऐसा लेंगे जिससे आपको ये समझ में आए कि वाकई में इसे समुच्चय में शामिल कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। प्रश्नावली 1.1 में आने वाले कठिन प्रश्नों का संग्रह। तो आपको अगर संग्रह बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या बनाएंगे? हो सकता है किसी को सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगा हो, 5 क्वेश्चन कठिन लगा हो, तो आपने संग्रह बना दिया। या हो सकता है किसी दूसरे विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर 5 ही कठिन लगा हो, या ये भी हो सकता है
एक भी नहीं हो, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि कठिन हो। बहुत सारे संग्रह बन रहे हैं, कठिन सुपरिभाषित नहीं है, सबकी नज़र में अलग अलग है। कठिन का अर्थ सबकी नज़र में अलग अलग है, तो हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में भी नहीं लिख पाएंगे और लिस्टिंग मेथड से भी नहीं लिख पाएंगे। दोनों ही मेथड से हम इसे नहीं लिख सकते, या हम ये कहेंगे कि ये एक समुच्चय नहीं है। और अगर हम और आगे बढ़ें, ये लिखें लता मंगेशकर के गाए गानों का संग्रह। क्या इसे समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये समुच्चय है, दोनों ही रूप में लिखा जा सकता है, सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप। और आपके पास में अगर ये लिखा हो लता मंगेशकर के गाए गए बेहतरीन गानों का संग्रह, तब आप क्या क्या लिखेंगे? आपकी नज़र में बेहतरीन कुछ और अर्थ रखता है, मेरी नज़र में बेहतरीन कुछ और अर्थ रखता है। हो सकता है मेरी लिस्ट में कुछ अलग गाने शामिल हो, आपके लिस्ट में कुछ अलग गाने शामिल हो, तो ये समुच्चय नहीं होगा। इसे आप समुच्चय के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, धरती पर पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो क्या आप इसे समुच्चय रूप में लिख पाएंगे? हो सकता है किसी को कुत्ते से डर लगता हो, किसी को बिल्ली से डर लगता हो, किसी को शेर से डर लगता हो, तो अलग अलग हैं, अर्थात आप नहीं लिख पाओगे। तो हम ये लिखेंगे, इसे हम समुच्चय रूप में नहीं दर्शा सकते। नोट डाउन कीजिए। आगे हम चलते हैं कि समुच्चय में जो अवयव लिखे गए हैं वो समुच्चय से किस प्रकार संबंधित है। एक उदाहरण लेते हैं हम, A बराबर 1 2 3। पिछली बार जो हमने उदाहरण लिया था वही हम ले रहे हैं कि अवयव इस सेट या समुच्चय से किस प्रकार संबंध रखता है। तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक समुच्चय A से संबंधित है, इतना बड़ा लिखना तो हमारे लिए थोड़ा awkward सा होगा, तो मैथमेटिकली हम सिंबल यूज करेंगे। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? संबंधित है के लिए एक ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन का यूज करेंगे, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का अर्थ होता है, हमने अर्थ लिया इसका संबंधित है, या इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। एक अवयव समुच्चय A से संबंध रखता है, इसे हम कैसे लिखेंगे? एक समुच्चय A से संबंधित है, इसी को हम किस तरह से लिखेंगे? सिंबॉलिकली 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A। और हम क्या नहीं लिखेंगे? यानी क्या नहीं, ऐसा कौन सा अवयव लिख सकते हैं जो कि संबंध ना रखता हो? बहुत सारे अवयव हो सकते हैं, जैसे मैंने 4 लिया,
4 क्या इस सेट से संबंध रखता है? नहीं रखता। तो आप इसको कैसे दर्शाएंगे? सिंबॉलिकली एप्सिलॉन साइन का यूज करेंगे और इस पर एक लाइन काट देंगे। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 ए से संबंध नहीं रखता, 4 ए से संबंधित नहीं है। इस तरह से आप रीड करोगे। तो ये तो हुआ हमारा समुच्चय। समुच्चय में कोई अवयव किस तरह से संबंधित है। तो आज हमने क्या पढ़ा? समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से संग्रह समुच्चय कहलाएंगे और कौन कौन से संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएंगे। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि समुच्चय के अवयव समुच्चय के साथ में किस तरह से संबंध रखते हैं, वो हम सिंबॉलिकली हम किस तरह से लिख पाएंगे। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है हमारा, इसको बहुत अच्छे से आप देखना और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना।